होगा कि प्राकृत के जो पक्षधर विद्वान हैं वे वैदिक भाषा में भी प्राकृत के तत्वों को ढूंढते हैं। तो उसका तात्पर्य यह है कि भाषा जब बदलती है तो वो भारतीय भाषाएं वो प्राकृताइजेशन की ओर बदलती हैं। लेकिन भारत में इतने अधिक विविध भाषीय क्षेत्र हैं कि उनमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कालों में विकसित हुई भाषाएं अलग अलग तरह की विकसित होने लगती हैं, जिससे एक संप्रेषणा भाव की एक तरह का संप्रेषणा भाव उसमें संभावित होने लगता है, आशंका उसकी होने लगती है। इसलिए सारी भाषाएं पलट करके संस्कृत की ओर देखती हैं। ये संस्कृताइजेशन है और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि पंडिताऊ बनाना भाषा को है, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे शब्दों को देख लें, आज हम जिन शब्दों का व्यवहार करते हैं वे उन शब्दों का 2000 वर्ष पहले प्राकृत रूप आ चुका है, लेकिन फिर वो संस्कृत की ओर पलटती हैं। तो चाहे भारत की कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो, वह संस्कृत की ओर जाती ही है। और ये इसलिए होता है, किसी दबाव में नहीं होता है, अपितु विविध भाषाओं में होने वाले संप्रेषणा भाव को रोकने, क्योंकि भारत एक अखंड, भारत एक सांस्कृतिक क्षेत्र भी है, भौगोलिक दृष्टि से भी अखंड रहा है हमेशा। तो इस कारण वो द्वीपों में बटा नहीं हुआ है, इसलिए उसमें संप्रेषण की बहुत आवश्यकता है। और वो संप्रेषण का जो गैप है, जो काल के कारण, स्वाभाविक भाषिक परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण जो एक रिक्ति आ रही है उन भाषाओं में, उन भाषाओं को बदलने, उसको, उस रिक्ति को भरने का काम संस्कृत ने किया है। इस नाते संस्कृत हमेशा संगत रही है और इस नाते ये आश्चर्यजनक कार्य हो सका है कि जनभाषा रहने के बावजूद संस्कृत जो है वो हमेशा से रही है। दूसरी चीज, एक तो ये भाषिक कारण है, दूसरा कारण बहुत बड़ा वो सांस्कृतिक कारण है, वो साहित्यिक और वाङ्मयीन कारण है। वो संस्कृत भाषा जन भाषा होने से आगे जाती, यानी वो लुप्त होती, उससे पहले उसमें इतना अद्भुत प्रकार का साहित्य, इतना उच्च कोटि का साहित्य रचा जा चुका था कि भारतीयों ने उसको हाथ से जाने देना गवारा नहीं समझा। इसलिए हमेशा संस्कृत की सुरक्षा की बात रही है। ये 2000 वर्ष जो आप देख रहे हैं भाषा का, वो आप उसको एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। संस्कृत को बचाने की प्रविधियों के आविष्कार का उपाय भी आप देख सकते हैं। उन आविष्कारों का इतिहास भी देख सकते हैं इन 2000 वर्षों में। तो किस तरह से भारतीयों ने उसको बचाने का प्रयास किया। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो ये भारतीय भाषा के सतम वर्ग की भाषाओं के भारत ईरानी परिवार से संबंध रखती है। संस्कृत जो है वो भारतीय परिवार की सबसे प्राचीन भाषा जो उपलब्ध है, जिसमें सबसे अधिक डाटा हमारे पास उपलब्ध है। और सच कहें तो जो भारतीय परिवार है तथा कथित जो उसकी जो मूल भाषा है प्रोटो इंडो यूरोपियन, उसके पुनः में संस्कृत से सबसे अधिक लाभ लिया गया है। तो संस्कृत के दो रूप हैं, हम जानते हैं। संस्कृत का वैदिक रूप है और उसका लौकिक रूप है। दोनों में बहुत सारे स्तरों पर अंतर है, ध्वनि के स्तर पर अंतर है। वैदिक भाषा में कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो लौकिक में नहीं है, ड़ इत्यादि जो हैं। इसके अलावा पद रचना में मॉर्फोलॉजिकली, फोनोलॉजिकली वे भिन्न हैं परस्पर, लेकिन इतनी भिन्न नहीं है कि एक ही भाषा के दो कालिक रूप हैं। और उसमें जो वाङ्मय लिखा गया वो तो अपार और अपूर्व है। जब वैदिक वाङ्मय जो है उसके अतिरिक्त जो लौकिक वाङ्मय है उसमें इतनी अधिक शास्त्रीयता का आविष्कार हो गया था कि वो हमेशा सुसंगत रही। उसमें ज्ञान विज्ञान की इतनी अधिक वस्तुएं समाहित और सुरक्षित रही कि वो केवल अपनी ज्ञान परंपरा की सुरक्षा ही नहीं, जो क्षेत्रीय या जनपदीय भाषाएं थी या जनपदीय ज्ञान विज्ञान था, उन सबको सुरक्षित रखने के लिए मॉडल जो है वो संस्कृत ने
उपलब्ध कराया। जब प्राकृत भाषाएं लोक से बाह्य होने लगी तो संस्कृत का मॉडल लेकर के ही प्राकृत भाषाओं का भी व्याकरण लिखा गया, पाली भाषा का व्याकरण लिखा गया। संस्कृत के प्राकृत के जितने व्याकरण हैं वो सब संस्कृत माध्यम से लिखे गए हैं। प्राकृत के महनीय ग्रंथ जब लुप्त होने लगे तो उनका संस्कृताइजेशन किया गया, जैसे आप कथा सरित सागर को देख सकते हैं, क्षेमेंद्र के बृहद कथा मंजरी को देख सकते हैं। तो संस्कृत जो है वो केवल भाषा मात्र नहीं रही। भैया संस्कृत एक गोरखपुर, वाह क्या बात है। संस्कृत एक डिवाइस के तौर पर भी, एक तकनीक के तौर पर भी रही, एक पराभाषा के तौर पर रही, केवल भाषा मात्र के रूप में नहीं रही। क्योंकि भाषा से केवल आप बोलचाल का व्यवहार करें इतना मात्र ही नहीं होता है। भाषा जो है वो अतिरिक्त कार्य भी कर सकती है, वो अन्य भाषाओं को जोड़ने का कार्य कर सकती है, अन्य भाषाओं में संप्रेषणा भाव को की रिक्ति को समाप्त करने की का काम भी कर सकती है। तो हम वैदिक वाङ्मय में देखेंगे तो परंपरा के बीज जो हैं वो संहिताओं में हैं, वो 4 संहिताएं हैं हमारी। और संस्कृत भाषा की संस्कृत वाङ्मय की 3 बड़ी विशेषताएं हैं जो उनको सबसे अलग करती हैं, सबसे विशिष्ट करती हैं। एक तो उसकी प्राचीनता, दूसरी उसके साहित्य की विपुलता और तीसरी उसकी अविच्छिन्नता। भाषा विज्ञान, संस्कृति, धर्म, समाज के लिए ये 3 उसकी विशिष्टताएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका वाङ्मय अति प्राचीन है, अति प्राचीन होने के नाते उसमें प्राचीनतम रूप है भाषा के, विपुल हैं। अब ऋग्वेद ही देखिए, उसमें 10,000 मंत्र हैं, 1,000 सूक्त हैं, तो आपको कॉन्जेक्चर नहीं करना पड़ता, आपको अटकलबाजियां नहीं करनी पड़ती किसी रूप को विकसित देखने। और तीसरी चीज जो अनइंटरप्टेडनेस जो है, उसकी अविच्छिन्नता जो है, आप वैदिक भाषा से लेकर के प्राकृतों तक देखें तो आपके सामने स्वतः भाषा वैज्ञानिक तथ्य प्रकट हो जाएंगे कि एक भाषा, एक शब्द किस तरह से भाषा की दृष्टि, किस प्रकार ध्वनि की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, पद की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से बदल रहा है निरंतर। तो आपको उसकी अविच्छिन्नता के कारण एक भाषा वैज्ञानिक स्वरूप स्वयं प्रकट हो जाता है भाषा का। तो अब वैदिक वाङ्मय हमारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राचीनतम शब्द के रूप है उसमें। उसके 4 रूप जो है, ब्राह्मण, आरण्यक परंपरा का विमर्श, परंपरा का फल, फिर परंपरा को समझने की प्रविधि भी विकसित हुई, वो वेदांग साहित्य है। और उसमें त्रुटि रहित प्रस्तुत की जाए इसके लिए शिक्षा और प्रातिशाख्य विकसित हुए। सिद्धांत से प्रयोग की ओर जो है वो कल्पसूत्र ले जाते हैं हमें। भाषा का चिर नवीनीकरण होता रहा, वो पाणिनि और पाणिनीयेतर व्याकरणों के द्वारा हुआ। कुछ लोग विप्रतिपन्न मत के ऐसे कहते हैं कि संस्कृत का नाश उसके कठिन व्याकरण के कारण हुआ। ऐसा नहीं है, संस्कृत की सुरक्षा व्याकरण के कारण हुई। भाषा का नाश होना, भाषा का लोप होना तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा बची रह जाए ये कमाल की बात है, ये विशिष्टता की बात है। तो संस्कृत अब तक परिदृश्य में इतनी प्रगाढ़ रूप से विद्यमान है, ये आश्चर्य की बात होनी चाहिए। उसका लोप से तथाकथित जो लोप है वो आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। वैसे संस्कृत के लोप के बारे में जो चर्चा और चिंता की जाती है वो स्वयं भारतीयों के संस्कृत के विषय में अत्यधिक सम्मान को दर्शाता है, इसलिए वो बहुत अधिक्षेप का विषय भी नहीं है। तो फिर परंपरा की सार्थकता का विमर्श जो है विनुरिक्त के द्वारा हो रहा है, सांगीतिकता की सुरक्षा छंद के द्वारा, समय की सूक्ष्मता का चिंतन ज्योतिष के द्वारा हो रहा है। तो ये वैदिक वाङ्मय है। फिर लौकिक वाङ्मय जो है वो परंपरा का विस्तार है, उसमें भाषा बहुत विकसित होती है। भाषा विविध क्षेत्रों के संपर्क के कारण अपने आप को विस्तृत करती है। उसके जो मुहावरे हैं वो लोक भाषाओं से लिए जाते हैं, उसमें मुक्त परिवर्त होता है, फोनेटिक वेरिएशंस होते हैं संस्कृत में, जिससे पता चलता है कि वो कितने क्षेत्रों के साथ विकसित हो रही है, मिल रही है। दक्षिण भाषाओं के शब्द मिलते हैं, मुंडा भाषाओं के शब्द मिलते हैं। तो संस्कृत अपने आप को
अभूतपूर्व ढंग से समृद्ध करती है और विकसित करती है लौकिक काल में। उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो काल है, हमें ध्यान रखना चाहिए, जब संस्कृत लोक भाषा नहीं थी, लेकिन उसमें दर्शन विकसित हुए, उसमें केवल वैदिक पद्धतियां ही नहीं, वैकल्पिक मार्गों की खोज करने वाली श्रमण पद्धतियां भी विकसित हुई। फिर हम व्यक्तिगत व्यवहार कैसे करें, सामाजिक व्यवहार कैसे हमारा हो, इसके लिए हमारे धर्मशास्त्र विकसित हुए। परिष्कृत अनुभव हमारे कैसे हो, इसके लिए साहित्य आलोचन की बड़ी परंपरा विकसित हुई। फिर वैज्ञानिक वाङ्मय जो है उसे हम न भूल जाएं, उसमें आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित इत्यादि सारी चीजें विकसित हुई जो संस्कृत को हमेशा सुसंगत बनाए रखी। फिर भारत का जातीय इतिहास जो हमारा है, रामायण, महाभारत, पुराण, जो हमको हमारी पहचान देता है, वो सारी चीजें संस्कृत में आई। तो भारतीयता में जो कुछ भी स्वदेशी है, जो कुछ भी देसी है, इंडिजिनस है, वो संस्कृत में है। और ऐसा नहीं है कि सारी चीजें संस्कृत में ही रही, वो सारी चीजें लोक भाषाओं में भी विकसित हुई, लेकिन लोक भाषाओं से बार बार संस्कृत में आती रही। उसका कारण क्या रहा कि संस्कृत किसी एक क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं रही। ये इसकी कमी नहीं, ये इसका बल है, क्योंकि संस्कृत को जानने और बोलने वाला, प्रयोग करने वाला व्यक्ति किसी न किसी जनपदीय भाषा से संबद्ध रहा। तो हमेशा संस्कृत में जनपदीय तत्व हमेशा आते रहे। तो इससे लोक भाषाओं का, लोक कलाओं का, सबकी चीजें संस्कृत में आई। और संस्कृत में एक बार आने के बाद दो महत्वपूर्ण लाभ होते हैं उन चीजों को। एक तो संस्कृत जो है वो उनको सुरक्षित कर लेती है, दूसरी चीज वो अखिल भारतीय स्तर पर सम्मान्य और मान्य हो जाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है, मैं समाप्ति की ओर बढ़ूंगा। और सबसे सुखद पक्ष इसका यह है कि संस्कृत वाङ्मय अभी भी सतत रूप से अत्यंत समृद्धि के साथ रचा जा रहा है। बहुत सारे कवि जो हैं वो संस्कृत में लिख रहे हैं, बहुत सारी रचनाएं संस्कृत में हो रही हैं, काव्य साहित्य हमारा निरंतर समृद्ध हो रहा है, जो कि उसकी निरंतरता बनी रही। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, संस्कृत की सततता केवल संस्कृत माध्यम से लिखे जाने वाले ग्रंथों से नहीं हो रही है। संस्कृत का तात्पर्य संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत में विचार हैं, संस्कृत की संस्कृति है। वो लोक भाषाओं के माध्यम से जितना लिखी जा रही है, क्षेत्रीय देसी भाषाओं के माध्यम से जितना लिखी जा रही है, संस्कृत उतना संस्कृत के माध्यम से नहीं लिखी जा रही है। तो संस्कृत की चीजें जो हैं, संस्कृत की सुरक्षा में भारत का प्रत्येक भाषा भाषी जो है वो लगा हुआ है। तो आप अगर मेन स्ट्रीम संस्कृत को देखें तो उसकी भी संरचनात्मकता कम नहीं हुई है। कुछ लोगों को यह लगता है कि संस्कृत में तो सब कम हो गया है, अब कौन पढ़ता है, कौन लिखता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम वर्तमान को संपिंडित अवस्था में नहीं देख पाते। भूतकाल को तो हम एक कॉन्ट्रैक्टेड रूप में देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि बहुत ही समृद्ध है। वर्तमान में कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ऐसा लगता है हमको। लेकिन वर्तमान जब भूतकाल की ओर बढ़ता है तो वो बहुत विकसित होता है। मुझे लग रहा है कि मेरा समय जो है वो समाप्त हो गया और मुझे समाप्त करना चाहिए। मुझे बहुत सारे विद्वानों का नाम, आधुनिक कवियों का नाम है, और हर क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, उनके नामों को पढ़ने का तात्पर्य नहीं है। यहाँ सबकी सूची उस लेख में, जो कि बहुत बड़ा लेख है, उसमें दी गई है, आप उससे लाभ ले सकते हैं। मुझे यहाँ बोलने का, इस महनीय अवसर पर बोलने का समय दिया गया, इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। विशेष रूप से सचिव महोदय गुरुवर मिश्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद।